नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न और उत्तर। यह प्रश्न और उत्तर बिना विकल्प के डायरेक्ट आंसर के साथ होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन कितने से कितने तक के अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। इसमें भाग 2 में, भाग दूसरे में नागरिकता का वर्णन है और वह कितने अनुच्छेद तक है, कितना से कितना अनुच्छेद तक है। तो याद रखेंगे कि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है और यह संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 याद रखेंगे और भाग 2 जिसमें नागरिकता का वर्णन है। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने से कितने तक अनुच्छेद का वर्णन है। भारतीय संविधान में भाग 3 में देखिए मौलिक अधिकार का वर्णन है और इसमें अनुच्छेद है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। तो भारतीय संविधान में के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है, जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार से संबंधित यह अनुच्छेद है और यह भाग है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 को याद रखेंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो याद रखेंगे कराची अधिवेशन 1931 का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र और वीर चक्र आदि का पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। तो आंसर होगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री और सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र इत्यादि पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 18 को याद रखेंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। तो देखिए यहाँ 5वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। तो स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है और यह अनुच्छेद 19 से 22 में है। तो चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न को देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और किस अनुच्छेद में इसको रखा गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे हटा करके किस अनुच्छेद में ले जा करके रखा गया था। तो आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया था और यह अनुच्छेद 300 के क में, 300 के ए में रख दिया गया था। तो चलिए 7वां प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, अनुच्छेद 17 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत
तो याद रखेंगे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 18 में किस चीज़ का वर्णन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 18 अनुच्छेद में उपाधियों का अंत है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, तो 18 में उपाधियों का अंत। तो इसमें उपाधियों का अंत, उपाधियों कहने का मतलब कि कोई किसी जाति का है, किसी धर्म का है, कोई भी टाइटिल उस रख सकता है, उसके लिए कोई संविधान में टाइटिल का प्रावधान नहीं है, कोई भी उपाधि वो रख सकता है। तो संविधान के मौलिक अधिकार में ही उसे मिला हुआ है कि अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। किसी भी जाति धर्म के लोग कोई भी उपाधि रख सकते हैं, कोई भी टाइटल रख सकते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 19 में किस चीज़ का वर्णन है? देखिए अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता। तो ये मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अनुच्छेद 21 में किस चीज़ का वर्णन है? तो अनुच्छेद 21 भी मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक या जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो अनुच्छेद 21 में याद रखेंगे प्राण एवं दैहिक या जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन है। चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो निजता का अधिकार, देखिए निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार मिला हुआ है। तो चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को संविधान में निःशुल्क एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। तो ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। तो यह अनुच्छेद 21 के क में यानी 21 के ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। तो चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 22 में किस चीज़ का वर्णन है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 22 में। तो चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 23 में किस चीज़ का वर्णन है? अनुच्छेद 23 में किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि का प्रावधान पर रोक। मानव व्यापार, बालक श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि प्रावधानों पर रोक का वर्णन है यानी अनुच्छेद 23 में। तो ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी पर रोक का वर्णन है। बाल श्रम, मानव व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक अनुच्छेद 23 में। तो चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 24 में किस चीज़ का वर्णन है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में काम करने पर रोक। देखिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में यदि काम पर लगाते हैं तो यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। तो 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाने आदि में काम करने पर रोक अनुच्छेद 24 में है। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 25 में किस चीज़ का वर्णन है? तो अनुच्छेद 25 में धर्म मानने, धर्म का आचरण करने, धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के तहत धर्म मानने, धर्म का आचरण करने और धर्म का प्रचार करने का अधिकार मिला हुआ है जो अनुच्छेद 25 में है। तो चलिए अनुच्छेद 28 में किस चीज़ का वर्णन है? 28 में किस चीज़ का वर्णन है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा, उपासना की उपस्थिति होने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 28 में देखिए अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा, उपासना की में उपस्थिति होने का अधिकार है। तो आगे चलते हैं 18वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है?
तो भारत के मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो भारतीय मौलिक अधिकार में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है। तो चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत है। अनुच्छेद 29 के तहत याद रखेंगे। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक अधिकार के संरक्षण के क्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं? तो यहाँ देखिए, मौलिक अधिकार को संरक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है और वह रीट 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार के रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए जारी करता है और ये 5 प्रकार को बारी बारी से विस्तार से आप पढ़ लेंगे। तो चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 34 में क्या वर्णन है? देखिए, अनुच्छेद 34 के तहत क्या वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा, संसद के द्वारा किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ के माध्यम से कुछ अधिकारियों पर रोक लगाई जा सकती है। संसद के द्वारा किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ के माध्यम से कुछ अधिकारियों पर रोक लगाई जा सकती है। यह अनुच्छेद 34 में वर्णन किया गया है। चलिए आगे 22वां प्रश्न पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए अनुच्छेद 352 में प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो 352 को याद रखेंगे। चलिए अनुच्छेद 352 के तहत देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 352 के तहत कौन कौन से अनुच्छेद के मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी सब मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है? अनुच्छेद 352 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी सब मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाता है? कहने का मतलब है कि कुछ मौलिक अधिकार को छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो वो मौलिक अधिकार छोड़ दिया जाता है 20 और अनुच्छेद 21 को, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 20 और 21 में है, जिसे छोड़ दिया जाता है और बाकी सभी को समाप्त कर दिए जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो पहले भी देखें कि भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है जो 5 से 11 अनुच्छेद में है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है जो 12 से 35 में है। और अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को देखेंगे जो 36 से 51। देखिए भाग 4 में, देखिए भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। तो भाग 4 को याद रखेंगे। तो देखिए चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में कितने से कितने तक के अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो देखिए भाग 4 में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, और यह नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान के भाग 4 में रखा गया और अनुच्छेद 36 से 51 में इसे रखा गया था। अनुच्छेद 36 से 51 को याद रखेंगे। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद तक और भाग 4 में है। तो चलिए 26वां प्रश्न पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रेरणा भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर देखिए यहाँ है, अभी बताए हैं कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए 27वां प्रश्न पर चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कहाँ मिलता है? देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन बहुत चर्चा का विषय रहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाए। तो ये हम लोग का संवैधानिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 39 में वर्णन है, ताकि ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 में समान कार्य से संबंधित समान वेतन का प्रावधान है। 39 अनुच्छेद 39 को याद रखेंगे। चलिए 28वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन किया गया है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णन है ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। देखिए पंचायत का निर्माण, ग्रामीण स्तर पर पंचायती
पंचायत का निर्माण किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जहाँ पर बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का व्यवस्था किया गया है, जो अनुच्छेद 40 में है। तो चलिए 29वां प्रश्न पर चलते हैं। 29वां प्रश्न है, अनुच्छेद 41 के तहत क्या वर्णन किया गया? अनुच्छेद 41, देखिए अनुच्छेद 41 में कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 41 में, याद रखेंगे। चलिए 30वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आंसर होगा समान नागरिक संहिता का वर्णन है, समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 44 में। तो चलिए अनुच्छेद 31, प्रश्न संख्या 31 में देखते हैं, अनुच्छेद 48 के क के अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन है? तो अनुच्छेद 48 के क के अंतर्गत देखिए पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण का वर्णन है, और यह पर्यावरण संरक्षण 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। संविधान में या 42वें संशोधन के तहत पर्यावरण संरक्षण को 1976 में 42वां संशोधन किया गया था, और उसमें पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया था, जो अभी संविधान के अनुच्छेद 48 के क में है। तो चलिए 32वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन है? तो अनुच्छेद 49 के तहत आंसर होगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान का संरक्षण का वर्णन है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान के संरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 49 के तहत है। तो चलिए 33वां प्रश्न, किस वाद में और कब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से उच्च है? तो किस वाद में और कब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से उच्च है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न आ ही जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। किस वाद में कब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से उच्च है? तो आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में यह वर्णन है। तो 1973 में यह वाद आया था, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। तो चलिए 34वां प्रश्न पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन और कब यह कहा सरकार ने कि राजनीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकार से उच्च है? तो 42वां संशोधन 1976 में आया था। 42वां संशोधन 1976 में, पहले ही के प्रश्न का यही उत्तर है। तो चलिए 35वां प्रश्न पर चलते हैं। किस वाद में न्यायपालिका ने यह निर्णय लिया कि न तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, न ही नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है? कहने का अर्थ कि किस वाद में न्यायपालिका ने यह निर्णय लिया कि न तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, न ही नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या दोनों एक दूसरे का उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य समान है? तो आंसर होगा मिनर्वा मिल्स वाद 1980, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में। तो चलिए 36वां प्रश्न पर चलते हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किनका है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किनका है? तो आंसर होगा केटी शाह। आंसर याद रखेंगे, केटी शाह। 37वां प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश का के संविधान से लिया गया है? तो आंसर होगा रूस के संविधान से। मौलिक भारत में मौलिक कर्तव्य संविधान में, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है जो रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए 38वां प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा और कब जोड़ा गया? तो देखिए मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और यह मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 10 थे पहले, अब 11 कर दिया गया है। तो अभी 11 याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य 11 हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था,
और यह रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51 के कम में इसे जोड़ा गया था। तो चलिए, किस समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? कि किस समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और वह 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो चलिए 40वां प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो अभी बताए हैं कि मौलिक कर्तव्य 11 हैं। पहले 10 था, अब बढ़ा करके 11 कर दिया गया है। तो चलिए 41वां प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग तथा किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग तथा किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो आंसर होगा भाग 4 में। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। इसे नीति निर्देशक तत्व के साथ ही रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है, जो कि भाग 4 में है, और मौलिक कर्तव्य को भी भाग 4 में ही रखा गया है, अनुच्छेद 51 के क में। तो चलिए 42वां प्रश्न पर चलते हैं। संघीय कार्यपालिका का सबसे प्रधान कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। आंसर याद रखेंगे, राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो चलिए अगला प्रश्न 43वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। 44वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 52 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 52 को याद रखेंगे। 45वां प्रश्न, किस पद के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होकर के अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव न होकर के अप्रत्यक्ष चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रत्यक्ष न होकर के भारत में अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस नीति द्वारा होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस नीति के तहत किया जाता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आंसर होगा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। तो चलिए 47वां प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन्हें देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो चलिए 48वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 57 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 57 के तहत जो वर्णन है वह पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन से संबंधित वर्णन अनुच्छेद 57 में किया गया है। 49 प्रश्न पर चलते हैं। 49वां प्रश्न को देखिए। भारत में अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति पद पर कौन बने रहे? भारत में अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उनका लगातार 2 बार कार्यकाल था। तो भारत में अब तक सबसे अधिक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न को देख लेते हैं। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है और उसके उत्तर के साथ है, इसमें विकल्प नहीं दिया गया है। विकल्प बिना विकल्प के ही डायरेक्ट आंसर है, जिसे याद करने में आपको बहुत ही आसान होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने रुपये जमानत होती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने रुपये की जमानत होती है और किसके पास जमा करानी होती है? देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन के समय उन्हें जमानत राशि कुछ देना होता है। तो 15,000 रुपये का जमानत राशि RBI या सरकारी खजाने में जमा करना होता है। 15,000 रुपया याद रखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत के रूप में 15,000 रुपया RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई सरकारी खजाने में जमा करना होता है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।